सियासत विरासत में मिली, न दादा कोई मंत्री थे, न पिताजी कभी विधायक रहे, किसी बड़े पार्टी मुखिया से रिश्तेदारी नहीं थी और राजनीति में कोई माई बाप भी नहीं। फिर भी उन्होंने जनता के लिए लड़ाई का रास्ता खुद चुना और गरीबों के हक के लिए अपनी पहचान बनाई। आज वो सिर्फ विधायक नहीं बल्कि लोगों के बीच भरोसे का नाम बन चुके हैं, भरोसे का ब्रांड बन चुके हैं। आज का हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज बात होगी ऐसे विधायक की जिसको लोग सच में गरीबों का मसीहा मानते हैं। आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट लखीमपुर खीरी के पलिया से विधायक हरविंदर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी। एक ऐसा नाम जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, रोमी साहनी, जिनका फोन हमेशा गरीबों के लिए खुला रहता है। रोमी साहनी जिन्होंने थारू समाज के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सका। 11 फरवरी 1965 को लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकरनाथ में एक साधारण परिवार में पैदा हुए हरविंदर कुमार साहनी को सियासत विरासत में नहीं मिली। परिवार पंजाबी खत्री समाज से था, लेकिन इलाका थारू बहुल, नेपाल बॉर्डर के पास, जंगल, नदियां, गरीबी और संघर्ष की जिंदगी। बचपन से ही देखा कि यहाँ की जनता को रोजी रोटी के लिए जंगलों से लड़ना पड़ता है, वन विभाग के नियमों से, अफसरों की मनमानी से। लेकिन क्या आप जानते हैं रोमी साहनी का असली नाम हरविंदर था, लेकिन इलाके में रोमी कैसे पड़ गया? तो बता दें कि बचपन में दोस्तों ने उनका नाम रोमी रख दिया क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, मुश्किलों में भी हंसते थे और वो मुस्कान आज भी उनके चेहरे पर है। ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की, लेकिन किताबों से ज्यादा जिंदगी की क्लास ली। परिवार में कृषि और छोटा मोटा बिजनेस था, लेकिन इलाके की हकीकत ने उन्हें झकझोर दिया। थारू समाज के लोग जंगल में घुसते तो मुकदमे, खेती करते तो पानी की लड़ाई, गरीबी में डूबे हुए लोग। रोमी साहनी ने सोचा कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन वो राजनीति में आएंगे, वो भी पहले बीएसपी से, फिर बीजेपी में? क्योंकि उनका कोई गॉड फादर नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने ठान लिया था कि कुछ तो करना है। शुरू में वो सिर्फ लोकल मुद्दों पर आवाज उठाते थे, थारू भाइयों की मदद करते थे। लोग कहते थे ये लड़का हमारा है। यहीं से उनको हिम्मत आई। पहले वो बसपा में गए, फिर 2016 में उन्होंने बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। मगर क्यों? विरोधियों ने क्या हरकतें की? क्या कोई ऐसा ट्विस्ट आया जहां लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा? क्या कोई ऐसा राज है जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि कैसे बिना किसी माई बाप के उन्होंने थारू समाज के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि सीएम योगी तक मामला पहुंच गया और योगी तक जब वो पहुंचे तो 1600 से ज्यादा फर्जी मुकदमों की वापसी की मांग कर डाली। ये सारे सवाल, ये सारे छुपे हुए किस्से, ये सारे रहस्य अब आगे आपको विधायक जी खुद बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम विधायक भैया में आपका स्वागत। और हमारे साथ आज विधायक हैं उत्तर प्रदेश की पलिया विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हरविंदर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी जी। बहुत कुछ सुना है इनके बारे में, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं। कई बार होता क्या है ना कि जो विधायक एक्चुअली में दिखते हैं वैसे भैया होते नहीं हैं। समझेंगे कि आज क्या रोमी साहनी जैसे दिखते हैं वाकई में वैसे हैं, इनके छुपे हुए राज क्या हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है, इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, सब कुछ समझेंगे कैसे राजनीति में है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, आपने मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे समय दिया। सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए आपके यहाँ पे कोई भी राजनीतिक, जहाँ तक मेरी जानकारी में कोई भी राजनीति में नहीं था, सच है क्या ये? हाँ, मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। कैसे राजनीति में एक ना साधारण कोई प्रधान बना, ना हाँ। कोई बीडीसी सदस्य तक नहीं बना। साधारण परिवार का लड़का कैसे आया, कैसे राजनीति में आया, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, हम थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ में रहते थे और हमारे परिवार में ये दान पुण्य सेवा ये मेरी माता जी बहुत करती थी। वो संस्कार मेरे में थे और हमारा परिवार पूरी तरीके से संस्कारिक है। मेरे भाई, मेरे बच्चे जी। और ये तो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मैं विधायक बन गया इस क्षेत्र का। ये सब भगवान को शायद मंजूर था और ये मुझे प्लेटफॉर्म विधायकी का मिलना था और इस प्लेटफॉर्म के तहत मुझे गरीबों की मदद करनी थी, लोगों की सहायता करनी थी, यहाँ के क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना था। बस
पहला दिन याद है आपको जब राजनीति में आप आए थे? वो पहला दिन याद है? हुआ क्या था उस दिन? कैसे राजनीति में आए थे वो पहला दिन? वो थोड़ा बड़ा डर का था, बड़ा झिझक सी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो गई। शुरू में डर लगता था, कैसे बोलूँगा, कैसे भाषण दूंगा, कैसे पब्लिक के सामने जाऊंगा। तो धीरे धीरे सब इसमें ढलता चला गया। अच्छा, तो कुछ ऐसा पल आया कभी आपकी ज़िंदगी में जब ऐसा लगा कि साला हो नहीं पाएगा ये? हाँ, शुरू में जब मैं आया, जब मुझे बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने टिकट दिया, अपना आशीर्वाद देकर मुझे इस क्षेत्र में भेजा, तो शुरू में बहुत यहाँ पर निगेटिविटी थी। अच्छा। जो पूर्व में लोग थे तो उनसे सहमत नहीं होंगे लोग, तो मुझे लगा कि बड़ा टफ जॉब है और बड़ा मुश्किल है, मैं कहाँ फंस गया इस लाइन में। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं, चूँकि अब टिकट बहन जी ने दे दिया था, तो मैं फिर क्षेत्र में गया और अपना चीज़ों को समझा। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने एक सिस्टम बनाया आशीष जी, मैं परमानेंट क्षेत्र में रहा, गरीबों के कांटेक्ट में रहा, गांव वालों के कांटेक्ट में रहा, और मैं क्षेत्र से हटा नहीं। विधायक जी, राजनीति में पार्टियां बदलती हैं, कई बार विचारधारा बदलती है तो लोग पार्टी भी बदल लेते हैं। बीएसपी अच्छी पार्टी थी, अच्छा कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मायावती का पूरा समर्थन भी था, आपको लोग कहते थे कि काफ़ी मानती भी थी। ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा नहीं यार, अभी बीएसपी में नहीं रहना है, बीजेपी की तरफ बढ़ना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पार्टी छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसे संजोग बन गए, कुछ लोगों ने बहन जी को कुछ जो भी कह दिया, समझा दिया, और उस वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। बाकी बहन जी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ। हमारी, उन्होंने ही मुझे विधायक शुरू में बनाया, तो उनका एहसान मैं नहीं भूल सकता हूँ। उन्हीं की पार्टी ने, उन्होंने मुझे टिकट दिया, अगर टिकट ना दिया होता तो मैं कैसे विधायक बनता। अच्छा, कई बार मुझे ऐसा लगता है, आपको जो मुझे क्या लगता है, एक बेसिक चीज़ है। देखिए, राजनीति में जिसकी सरकार उसका सिक्का चलता है। बीएसपी छोड़ के आप बीजेपी में आ गए, विधायक बने। विधायक बनने के बाद आपने विधायक बनने का भी फैसला ऐसे इलाके से लिया जहाँ बहुत सारी चुनौतियाँ, ना लाइट ना बिजली, बहुत सारी समस्याएँ अपने आप में। पलिया में पहले भी घूमा था, तो यहाँ पे थी, दुधवा के बगल में है। आप यहाँ पर आए तो आपको ऐसा क्या लगता है, सबसे बड़ा काम आपने क्या किया पलिया वालों के लिए? सबसे बड़ा काम क्या किया, क्या लगता है? देखिए, पलिया जब मैं एंट्री किया, जब मैं घर घर गया वोट मांगने हैं, तो मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये मिली कि करीब 100 गांव ऐसे थे, 100 गांव के मजरे, जहाँ के लोगों ने कहा कि हम उनसे पूछते थे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने, गांव वालों ने ये कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली नहीं है गांव में, और हमारे बच्चे डिबरी में पढ़ते हैं, डिबरी की रोशनी में। डिबरी समझते हैं आप? हाँ, वो यस। तो सबसे बड़ा दर्द उनका यही था कि हम बिजली नहीं है, हमारे गांव में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, हम लोग गैस की रोशनी में करते हैं शादी, या कोई थोड़ा पैसे वाला होता है तो 1000-2000 रुपये खर्च करके जनरेटर ले आता है, तो तब गांव में बल्ब जलता है, वरना कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। तो मुझे बड़ा ये पिंच किया, और कुछ भगवान ने ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया, मैं विधायक बन गया। सबसे पहले मैंने टारगेट किया कि जो गांव अंधेरे में है, जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ बिजली नहीं आई, तो मैंने अब मुझे सबसे पहले 1.5 करोड़ रुपया विधायक निधि मिली 2012 में। विधायक बनते ही मेरे खाते में आ गया, या सीडीओ के पास पैसा आ गया। तो मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं करना है, ना रोड, ना सड़क, ना पुलिया, मुझे केवल गांव में पहले बिजली देनी है, ताकि गरीबों के बच्चे रोशनी में पढ़ सकें। गरीब बेटियों की शादी जो छप्पर में रहती हैं, उनकी शादी रोशनी में हो सके। तो मैंने सब यही निर्णय लिया, और मैं उस पैसे को सारा मैंने पावर कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद गांव में बिजली लगना शुरू हुई। कितने गांव में लगी? करीब 80 गांव में मैंने बिजली दिया हूँ। और 5 साल का जितना भी मुझे पैसा मिला, करीब उस समय कम था, 1.5 करोड़ मिलता था एक साल में, और 7.5 करोड़ रुपया मुझे मिला। 7.5 करोड़ से मैंने
80 या 86 गांव को कवरेज कर लिया और वहाँ बिजली पहुँच गई। उसका ये नतीजा मिला मुझे जब मैं नेक्स्ट चुनाव लड़ा, उन गांव वालों ने जहाँ जहाँ बिजली दिया था वहाँ से मुझे 95% वोट मिला 95%। और मैं 70,000 वोटों से दोबारा जीता है चुनाव। तो ये प्रभु की कृपा रही। और यहाँ समस्याएं बहुत हैं। यहाँ शारदा नदी का बाढ़ का बहुत। अच्छा ठीक है, बाढ़ वाली तो दिक्कत रहती है। इलाके में थारू बहुल इलाका है जी। थारू समाज के कुछ ऐसी खबर आई थी कि 12 या 1500 लोगों पे कुछ मुकदमे थे। आप योगी आदित्यनाथ के पास चले गए और बोला कि साहब ये तो गड़बड़ हुआ है, इनके साथ इनको न्याय दीजिए। क्या है कहानी, थोड़ा वो उसमें 1200-1500 नहीं है आशीष जी, लगभग 4000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अच्छा। और वो उनको पता ही नहीं चला और धीरे धीरे वो इन्होंने चार्जशीट लगा दी और करीब 10-12 साल बाद उनको सम्मान आए। अच्छा। तब वो बेचारे गांव वाले जान पाए थारू लोग कि हम लोग के खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो जब वो मेरे पास दौड़ के आया तो मैंने जब देखा, मैंने कहा अरे ये तो बड़ा नाजायज हुआ। तो इतने निर्दोष लोगों को कैसे जेल जाना पड़ रहा है और जमानतें करानी पड़ रही हैं। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन किया, तो उन्होंने अब इसकी जांच कमेटी बिठा दी है। तो वो कमेटी पूरा सर्वे कर रही है और उसको एहसास हो रहा है कि वाकई में थारू लोग निर्दोष हैं और ये FIR गलत हुई है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे कि थारू के लिए आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले एक दलित परिवार के कुछ इलाका बसाया गया था, कुछ बुलडोजर वाला एक्शन की बात हुई। हाँ, यस। बुलडोजर के सामने आप खड़े हो गए कि नहीं, मैं चलने ही नहीं दूंगा। ऐसा हुआ कि जब ये SDM गोला और तहसीलदार और कानूनगो वहाँ पहुँचे, उनका गांव उजाड़ने के लिए नारंग गांव था, नारंग खुड्डी। तो मैंने उनको बोला ये नहीं मैं होने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि किसी गरीब को वहाँ से तभी हटाया जा सकता है जब तक उसका विकल्प ना बन जाए। हाँ, उसका व्यवस्था रहने का ना कर दिया जाए। यस, उसकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद वहाँ से हटाया जाए। लेकिन परमात्मा ने, हम सच्चे मन से लगे हुए थे, परमात्मा ने हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ हमने अपील करी कि ऐसी ऐसी बात है, तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया और गरीबों को भाई रहने के लिए आदेश कर दिया। देखिए, जब आप काम करते हैं तो कई लोग तारीफ करेंगे, कई लोग आलोचना करेंगे। हाँ, ये एक हिस्सा है जी। रोमी साहनी के विरोधी कैसे हैं? कोई विरोधी नहीं है, सब अपने हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अपना बता रहे हैं। हाँ, मेरे वो दुश्मन नहीं है। उनका और मेरा विचारों का मतभेद हो सकता है। अच्छा। वो दूसरी पार्टी से लड़ते हैं तो वो मेरी अच्छाई तो कहेंगे नहीं, मेरी तो बुराई कहेंगे। उनको भी लगता है 15 साल से ये यहाँ जमे पड़े हैं तो इनको हटाओ तो वो आएंगे, तो कोई ना कोई प्रयास करते हैं। लेकिन मैं उनके भी काम करता रहता हूँ। अगर वो मेरे पास आते हैं दूसरी पार्टी के लोग तो मैं उनकी भी हेल्प करता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पिछले 15 साल से देख रहा हूं। जी। जैसे 15 साल पहले थे विधायक जी, आज भी वैसे हैं। ना चेहरा बदला है, ना पूरा शरीर बदला है। जी। क्या खाते हैं भाई? कुछ नहीं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं और क्या, और गरीबों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी दुआ लेते हैं, अच्छा काम करते हैं। किस चीज़ का शौक है? मुझे सबसे ज़्यादा शौक है कि जब कोई गरीब आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, उसकी घटना दुर्घटना, जब मैं उसकी हेल्प करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा सुकून है और यही मेरे हृदय को शांति मिलती है। और सच बताऊँ आशीष जी, जब किसी गरीब को कोई चोट पहुँचती है, कोई घटना दुर्घटना उसके साथ होती है और जब वो रोता है, मेरे को मर्सी करता है, अपील करता है कि विधायक जी मैं बर्बाद हो गया, तो मेरे दिल में चोट लगती है। मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, निस्वार्थ उनकी मदद करता हूँ, ये मेरा। अच्छा, लोग, मैं आपको बताऊँ, लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं कि यार रोमी साहनी तो 3 बार के विधायक हैं और चर्चा होती है दुकानों पे कि कहीं ना कहीं मंत्री होना चाहिए। हाँ। मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो फ्यूचर में ऐसी आपकी कोई अपनी मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ। मैं अपने क्षेत्र में बस जो गरीबों की हेल्प करता हूँ, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। अच्छा। वही मेरी सबसे बड़ी पोस्ट है। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद मिलता है और उसका आशीर्वाद मेरे बच्चों को भी मिलता है। कई लोग आपको मसीहा टाइप का कहते हैं, ये टैग आपको अच्छा लगता है? अरे नहीं, मसीहा नहीं, देखिए सबसे बड़ा परमेश्वर है, वाहेगुरु है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मसीहा वो जो भी कहे, प्रेम है अपना, वो प्यार है, मैं कह देते हैं मुझे, और उससे वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, जो अक्सर देखने को मिलता है कि जब आप कहीं भी रहते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है।
विधायक के लिए, एक विधायक के लिए ज़मीन पर बैठना भाई सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज के परिदृश्य को आप देखते हैं तो विधायक बहुत भौकाली टाइप के रहते हैं। उनको जनता से ना तो मिलने का समय होता है, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता आपको भी महसूस कि यार ठीक है अब थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं, रहने दो, नहीं करते हैं, आराम कर लेते हैं? ना, मुझे नहीं लगता। मेरे यहाँ आशीष भैया अगर रिक्शे वाला भी आता है ना तो मेरे साथ सोफे में साथ में बैठता है। अच्छा। बाहर नहीं खड़ा हो सकता। हाँ। मेरे यहाँ आदमी बाद घर पे आता है, पहले उसका सम्मान होता है, उसको चेयर मिलती है, उसको चाय मिलती है, बिस्किट मिलता है, उससे प्यार से पूछा जाता है समस्या क्या है। जब वो ज़्यादा परेशान होता है तो उसकी हिम्मत बढ़ाई जाती है कि डरो मत, हिम्मत मत हारो, विधायक जी तुम्हारे साथ हैं, तुम पर आँच नहीं आने देंगे। अच्छा। ये मिशन लेके मैं और मेरा स्टाफ चलता है। करीब 15 साल से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है। 15 साल से तो आप करीब करीब विधायक ही होने वाले हैं। हाँ, 14 साल हो गए मुझे। 14 साल हाँ, हो गए। जी। योगी आदित्यनाथ में क्या खूबी देखते हैं? वो बाकी मुख्यमंत्रियों से वो कैसे अलग है? देखिए, उनको मैं एक परमेश्वर का रूप समझता हूँ। अच्छा। वो मेरे भगवान हैं। ऐसा महापुरुष, ऐसा संत उत्तर प्रदेश को मिला जहाँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, हमारा प्रदेश सुरक्षित है, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, हमारे मंदिर सुरक्षित हैं, हमारे गरीब सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। तो ऐसे भगवान को तो हम नमन ही करेंगे, ऐसे महापुरुष को। कई बार आप उनसे जब मिलते हैं तो आपके पास अपने मुद्दे होते होंगे, यहाँ से जुड़ी चीज़ें होती होंगी। हाँ। योगी आदित्यनाथ उसको सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका रिएक्शन नहीं, वो मेरी मदद करते हैं। अच्छा। और अभी एक सीधा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे शारदा का बाढ़ से बहुत हम लोग प्रभावित लोग हैं, यहाँ की जनता बहुत प्रभावित है। यहाँ किसानों की ज़मीनों का, गन्ने का बड़ा लॉस होता है, फसलों का। तो मैंने योगी जी से निवेदन किया, उन्होंने तुरंत 24 करोड़ रुपए की परियोजना पास अच्छा। की। चूँकि ये बहुत सदियों से चली आ रही है बाढ़ की समस्या, तो उस प्रोजेक्ट वो चला मिशन, डिशिल्टिंग हुई, काफ़ी मशीनें वगैरह लगाई गई। उससे एक हमको राहत मिली कि इस साल जो साल बीता है हमारे किसानों की फसल बच गई। अच्छा। पलिया में बाढ़ नहीं आई। ये सब उन्हीं का ठीक आशीर्वाद है। है। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, पलिया के लिए आपका एक कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना मेरा चाहते हैं? ड्रीम और प्रोजेक्ट दूसरी है, बात, जी, अभी बताइए। मैं पलिया में एक स्टेडियम बनाना चाहता हूँ बच्चों क्रिकेट के लिए। स्टेडियम। स्टेडियम, बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, वाला, स्पोर्ट्स ठीक। स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। और मेरी एक तमन्ना है कि मैं यहाँ पर बस अड्डा, एक गवर्नमेंट का रोडवेज बनवाना चाहता हूँ। उस पर मेरी बात चल रही है। यहाँ पे लैंड नहीं अवेलेबल है और उस पर मैं लगा हुआ हूँ पूरी तरीके से। अगर भगवान ने जीवन दिया और यहाँ काम करने का मौका मिला तो मैं हर हाल में अपने रहते यहाँ बच्चों के लिए एक स्टेडियम और यहाँ के व्यापारियों के लिए, लोगों के लिए एक रोडवेज बस अड्डा जरूर बनवाऊँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जरूर बनवाऊंगा। आखिर में पलिया की लोगों के लिए, पलिया आपके दिल में है, पलिया के लोग आपके दिल में हैं, अपनी जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरी जनता खुश रहे और यहाँ का डेवलपमेंट बढ़े। लोगों को मोदी जी और योगी जी आवास दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं और किसानों को भी पैसा भेज रहे हैं और लोग सुरक्षित भी हैं। तो बस यही आशीर्वाद है और यही है मेरे लिए कि योगी जी और मोदी जी का आशीर्वाद इस देश पे बना रहे। ये दोनों महापुरुष अगर बने रहेंगे तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा पलिया, हमारा प्रदेश, हमारे गांव सुरक्षित रहेंगे। बस यही वाहिगुरु और यही भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ये दो महापुरुषों का आशीर्वाद पूरे देश पे बना रहे। थैंक यू सो मच विधायक जी, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।